रितिका और साक्षी दोनों अपनी माँ नर्मदा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। साक्षी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। नर्मदा किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। रितिका बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ। तुम अपना और साक्षी का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए समोसे लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन आप हो कि लाती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नर्मदा वहाँ से चली जाती है। रितिका घर के कामों में लग जाती है और वही साक्षी बाहर खेलने चली जाती है। अरे हेमा और अनुष्का, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं साक्षी, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते। हाँ साक्षी, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी और हमारी सबकी कट्टी। क्या स्कूल? वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर या डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर हेमा और अनुष्का जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तुम्हें तो एक टाइम भर पेट खाना ही मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितनी है? अरे साक्षी, इतनी कि तेरी माँ पूरे साल जमींदार के घर बर्तन मांज कर भी नहीं कमा पाएंगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगी। देख लेना तुम दोनों। हाँ। ज्यादा सपने मत देख, अपनी औकात से ज्यादा ही बढ़ रही है। साक्षी, ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही सोच सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। फिर साक्षी रोते रोते अपने घर आ जाती है। अरे साक्षी, क्या हुआ? आज तू बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। साक्षी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ साक्षी? किसी से तेरी लड़ाई हुई है क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन साक्षी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फिर शाम को जब नर्मदा काम पर से वापस आती है तो वो साक्षी के लिए समोसे लेकर आती है, लेकिन साक्षी बिल्कुल उदास बैठी रहती है। फिर उसकी माँ उसे प्यार से समोसे देती है। साक्षी बेटा, ये देख, तू कब से समोसा खाने की जिद कर रही थी ना? आज मैं तेरे लिए मालकिन से कुछ समोसे मांग कर लाई हूँ। माँ, मुझे कोई समोसा वमोसा नहीं खाना है। अरे रे, क्या हुआ मेरी बेटी को? दीदी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तब से ही इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। साक्षी बेटा, क्या हुआ? बता मुझे बेटा। माँ, मुझे भी हेमा और अनुष्का की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है और बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ने जाना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब ऊट पटांग जिद करेगी। अब पूरा करो इसकी जिद। कहाँ से पूरा करोगी? साक्षी बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटा पाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए, और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी?
सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चल कर खाना खाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी बढ़ते जा रही है। सुन साक्षी, अब तो कल से किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ घर में ही रहेगी। और तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। अब कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मनपसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद साक्षी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। फिर अगले दिन साक्षी अपनी दीदी के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेच देती है। देख लिया ना साक्षी, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। साक्षी, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन साक्षी, हम गरीब हैं, हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वो लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तभी साक्षी अपनी कमाई का सारा पैसा उस बुढ़िया को दे देती है। अरे साक्षी, तुमने सारे पैसे उन बूढ़ी अम्मा को क्यों दे दिए? तुम्हें पता है ना कि उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन साक्षी जब रितिका के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारा सा खरगोश जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। दीदी, ये खरगोश तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस खरगोश के घाव पर पट्टी करती हैं और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस खरगोश के जख्मों पर लगाती हैं। और कुछ देर के बाद जब उस खरगोश को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो खरगोश एक परी में बदल जाता है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की रूबी परी हूँ। एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने खरगोश का रूप ले लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रितिका, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती, वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहां गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। रितिका, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। ये लो रितिका, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा परियों का सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है।
तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनको गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। परी से स्कूल मिलने के बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर अपने गांव वापस आती हैं और उस जादुई स्कूल को एक खुले मैदान में रख देती हैं। देखते ही देखते वो जादुई सोने चांदी का स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सारे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। इतना ही नहीं, रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो अवनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात हेमा और अनुष्का को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती हैं। अरे अनुष्का, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना और चांदी है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के क्या देश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। हेमा और अनुष्का ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी रूबी परी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊँ परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने और चांदी के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, हेमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। हेमा और अनुष्का जैसे ही सोना लेकर अपने घर आती हैं, तो देखती हैं कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं था और उसके माता पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका था। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से रूबी परी मैडम के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए मैडम, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद रूबी परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे परियों के उस सोने चांदी के स्कूल में हंसी खुशी से पढ़ने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परियों के स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आरोही नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ रेवती और अपनी सौतेली बहन मनीषा के साथ रहती थी। आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जबकि दूसरी तरफ आरोही की सौतेली बहन मनीषा बहुत ही सुस्त और कामचोर थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। क्योंकि आरोही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कॉलेज वालों ने उसे उपहार में एक स्कूटी दी थी। स्कूटी को पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद आरोही रोज अपनी नई स्कूटर को चलाकर कॉलेज जाया और आया करती थी। ये सब देखकर रेवती और मनीषा को उस पर बहुत गुस्सा आता था। तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और तुझे इनाम में स्कूटी भी मिली है, जिस वजह से पूरे गांव के लोग मेरी बेटी का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है?
अगर दीदी भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगी तो वो भी फर्स्ट आ सकती हैं और उनको भी एक नई स्कूटी मिल सकती है। माँ, ये रोज मदरसे स्कूटी पर बैठकर कॉलेज जाती है और मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। इस बात से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मैं इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, तू सही कह रही है। इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर देते हैं। इतना कहकर रेवती अंदर से मिट्टी का तेल लाती है और उसे आरोही की स्कूटी पर डाल देती है। तुम लोग ऐसा मत करो, ये मेरी मेहनत का फल है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों आरोही की एक नहीं सुनते और स्कूटी को आग लगा देते हैं। बेचारी आरोही अपनी स्कूटी को जलता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि दूसरों के घरों में काम करेगी। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलकर आरोही की पढ़ाई छुड़वा देती है और उसको एक औरत के यहाँ झाड़ू पोछे का काम दिलवा देती है। सुन आरोही, ये चावल की बोरी उठाकर जल्दी से चक्की पर ले जा और उसे पिसवाकर जल्दी से लेकर आ। लेकिन मालकिन, ये बोरी तो बहुत ही भारी है, मैं इतना सारा चावल लेकर नहीं जा सकती। देख, ज्यादा नखरे मत कर, तू मेरी नौकरानी है। मैं जो बोलूँगी तुझे वो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आरोही की मालकिन एक डंडा उठा लेती है और उससे बोलती है, अब जल्दी से बोरी उठा, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इसके बाद आरोही दुखी होकर वो बोरी उठाकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और सारा चावल पूरी तरह से भीग जाता है। अरे, सारा चावल तो भीग गया। आज तो मुझे मालकिन बहुत मारेंगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर उसकी मालकिन भी आ जाती है। तेरा सत्यानाश हो, इतना सारा अनाज बर्बाद कर दिया, मनहूस कहीं की। मैं करती भी क्या मालकिन, अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आज मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं तेरी पिटाई करके ही अपना गुस्सा शांत करूंगी। इतना कहकर आरोही की मालकिन अपनी सैंडल निकालती है और उससे आरोही को जानवरों की तरह पीटने लगती है। मुझे छोड़ दो मालकिन, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, कोई बचाओ मुझे। आरोही की मालकिन आरोही को बेरहमी से मार रही थी कि तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो परी आरोही को पीटते हुए देख लेती है, इसलिए परी को आरोही की मालकिन पर बहुत गुस्सा आता है। परी आरोही को बचाने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट औरत, तुझे इस मासूम को मारते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? मैं इसकी मालकिन हूँ और ये मेरी नौकरानी है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुझे क्या? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अच्छा, रुक तू, मैं तेरी अकल अभी ठीक करती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक सैंडल प्रकट करती है। फिर वो सैंडल मालकिन को खूब मारती है। अरे, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इसके बाद मालकिन वहाँ से भाग जाती है। फिर परी आरोही का हाथ पकड़कर आरोही को अपने परीलोक ले जाती है और अपने परीलोक के स्कूल के सामने लाकर उसे खड़ा कर देती है। आरोही, ये परीलोक का जादुई स्कूल है,
यहाँ पर सभी परियां जादू करना सीखती हैं। अब से तुम भी यहाँ पर जादू की पढ़ाई करना और देखना, फिर तुम कुछ ही महीनों में एक अच्छी परी बन जाओगी। जादुई स्कूल को देखकर आरूही बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई स्कूल के अंदर से एक साइकिल और कुछ किताबें आरूही के पास आती हैं। ये जादुई साइकिल है। ये साइकिल तुम्हें तुम्हारे घर से उड़ाकर यहाँ पर ले आएगी। अब तुम जाओ यहाँ से और कल रात होते ही यहाँ पर पढ़ाई करने आ जाना, ठीक है? इसके बाद आरूही परी का शुक्रिया अदा करके अपनी किताबें लेकर उस साइकिल पर सवार हो जाती है और उड़कर अपने घर के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी रेवती और मनीषा वहाँ पर आ जाती है। मनीषा और रेवती ने आरूही की साइकिल उड़ते हुए देख ली थी। आरूही, ये बता, तेरे पास उड़ने वाली साइकिल कहाँ से आई? ये साइकिल मुझे एक परी ने दी है और कल से मैं परी लोग के स्कूल में जाकर पढ़ाई करूँगी। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उस स्कूल में बहुत सारी जादुई चीजें भी होंगी। चलो माँ, हम दोनों उस स्कूल में चलते हैं। फिर हम दोनों उस स्कूल से ढेर सारी जादुई चीजें लेकर आएंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। चल आरूही, हमें इसी वक्त उस जादुई स्कूल में ले चल, वरना हम दोनों तेरी खूब पिटाई करेंगे। आरूही मजबूर थी, इसलिए वो उन दोनों को अपनी साइकिल पर बिठाकर जादुई स्कूल में ले जाती है। अरे वाह, ये स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई स्कूल के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर परी आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और नीचे जमीन में आग लगा देती है। परी जी, हमें माफ कर दो, हमें नीचे उतारो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटी मोनिका, हमें बचा ले, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। परी जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आरूही के इतना कहने पर परी उन दोनों को छोड़ देती है। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी आरूही को परेशान नहीं करती और उसकी खूब सेवा करती है। अब आरूही अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और दूसरी तरफ आरूही परियों के जादुई स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और कुछ ही दिनों बाद वो एक शक्तिशाली और खूबसूरत परी बन जाती है।